मैं उमेश यादव सर आपका राजधानी एजुकेशन में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं चला रहा हूँ रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम या तो अदर जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम में लाभ पहुँचाएगा। अभी चल रहा है फिजिक्स, पिछले 9 पार्ट हो चुके हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, तो हम लोग 10वां पार्ट को देखेंगे। उससे पहले जो हम लोग 10वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है कि न्यूटन की गति का नियम है, तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चंस बनाने में क्या हो, आसान। ओके, तो देखिए क्या है न्यूटन की गति का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग जड़त्व क्या होता है, जड़त्व और इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो यह किसी वस्तु के, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण से वह पदार्थ अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक, अर्थात वह अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है और गति में है तो गति में रहना चाहता है। जैसे एक बॉडी है हमारे पास, एक बॉडी है ये, ठीक है, ये ऐसे करके इस पर रखा हुआ है, तो ये ऐसे ही रहना चाहेगा। ये अपने अवस्था को अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ये नहीं चाहेगा इसको कोई डिस्टर्ब करे। ठीक है, तो ये हो जाता है विराम जड़त्व का। ये कौन सा है? विराम जड़त्व का, विराम का जड़त्व है। ये जो एग्जाम्पल है विराम का जड़त्व है। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो चीज़ अपने अवस्था को चेंज नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग विराम का जड़त्व। ठीक, जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं, है ना। तो ये बॉडी किस में है? स्थिर में है। ये बॉडी जो है सो स्थिर है, तो अगर बॉडी स्थिर है तो ये स्थिर रहना चाहेगा, इसे हम लोग कहते हैं विराम का जड़त्व। और अगर कोई बॉडी मोशंस में है, ठीक, तो ये अगर वेग से ये आगे चल रहा है तो ये ऐसे ही चलते रहना चाहता है। ठीक, ये हमेशा ऐसे ही चलते रहना चाहता है। अलग बात है ये रुक जाता है फ्रिक्शन के कारण से, यहाँ घर्षण होता है, पीछे एक फ्रिक्शन बल काम करता है जिसके कारण से ये रुक जाता है, हवा का फ्रिक्शन होता है उससे ये रुक जाता है। लेकिन जड़त्व कहता है कि अगर ये मोशंस में है, ये बॉडी अगर मोशंस में है तो ये हमेशा के लिए मोशन में रहना चाहेगा, ये नहीं चाहेगा कि हमको कोई डिस्टर्ब करे। ठीक है, तो मतलब क्या है, जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। सिंपल है, इसको ज़्यादा घुमा फिरा नहीं समझना है कि जो जैसे बॉडी है अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, और अगर ये गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा। ठीक है, इसे हम लोग जड़त्व कहते हैं। जड़त्व को 2 भागों में बांटा गया है, एक है गति का जड़त्व और दूसरा है विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है कि जब वस्तु गति में होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक, और विराम का जड़त्व जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। समझे? बॉडी अगर मोशंस में होगा तो उसे गति के जड़त्व कहेंगे, और बॉडी अगर रेस्ट में होगा तो उसे विराम का जड़त्व कहेंगे। काम खत्म। अच्छा, जड़त्व जो है सो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। किस पे? द्रव्यमान पे और त्रिज्या पे। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। ठीक, अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा, और जिसका त्रिज्या ज़्यादा है उसका भी जड़त्व ज़्यादा होगा। ठीक है, न्यूटन ने गति के नियमों को अपनी किताब, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस को पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को भी पूछा गया है। कौन सा बुक था? प्रिंसिपिया, बुक का नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है, और ये बुक प्रकाशित हुआ था 1687 में। 1687 में ये बुक प्रकाशित हुआ था। देख लीजिए, अब नीचे दिया हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये न्यूटन जो है अपने गति के नियम को किस किताब में छापा था, तो ये प्रिंसिपिया में लिखा था। ठीक है, और न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1687 में हुआ था। आप इस दोनों चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो दोनों चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। न्यूटन के गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही भी पूछा जाता है कि न्यूटन के गति के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो जड़त्व के नियम से भी और गैलीलियो के नियम से भी। ठीक है, इस नियम के अनुसार से अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगे। यही तो बोला था जड़त्व भी, कि जो रेस्ट में है रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में है मोशन में रहना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूटन की गति का पहला नियम, कि अगर रेस्ट में कोई बॉडी रखा हुआ है, विरामावस्था में है, तो ऐसे ही रहना चाहेगा ये। ठीक, अगर हम बल इस पर लगा दें तो इसका जगह ही चेंज हो जाएगा, और कोई अगर गति में है और उस पर हम बल लगा दें तो रुक सकता है ना। तो इसका एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए जो कि आपको पूछा जाएगा। चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुकना। ठीक, कोई बस चल रहा है और उस पर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके बैठा हुआ है। अब जब बस चलेगा तो ये यात्री भी तो बस के साथ गति में होगा। मान लीजिए 60 के स्पीड से बस चल रहा है तो 60 के स्पीड से आदमी भी चलेगा। लेकिन जैसे बस पे ब्रेक लगाया गया, बस तो रुक जाएगी, और इसका जो पैर वाला भाग है ये भी रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला भाग जो है सो क्या हो जाएगा? आगे की तरफ झुक जाएगा। अचानक ब्रेक लगाने से क्या हो जाएगा? आगे की तरफ झुक जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है।
अच्छा, ये किसी कारण से होता है? अच्छा, बॉडी अभी किस में था? बॉडी अभी जो है सो किस में था? गति में था। अगर बॉडी गति में था तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा गति के जड़त्व के कारण से बस, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, बात समझे? तो गति के जड़त्व के कारण से, गति के जड़त्व के कारण से बॉडी जो है सो आगे की तरफ झुक जाता है। रुकी हुई गाड़ी में अचानक चल पड़ने से यात्री पीछे की ओर झुकना। अच्छा, रुका हुआ गाड़ी है तो गाड़ी अगर रुका हुआ तो यात्री उसमें बैठा हुआ था, यात्री भी तो रुका हुआ है। ठीक, अब जैसे बस चलेगी, जैसे बस चलेगी तो उसका जो पैर का भाग, पैर जो है जो कांटेक्ट में है बस के साथ, तो पैर भी आगे मूव करेगा, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है बॉडी के, कमर के ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो बस के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो पैर वाला पार्ट थोड़ा आगे बढ़ जाता है। ऊपर वाला जो पार्ट है, कमर से ऊपर वाला जो पार्ट है वो पीछे की तरफ आ जाता है। तो किसके कारण से होगा? चूंकि आदमी बस में है और बस रेस्ट में है। ठीक, तो आदमी भी रेस्ट में है और जैसे मोशंस में बस आएगा उसका पैर मोशंस में आ जाएगा और आदमी पीछे की तरफ झुक जाएगा। तो ये गति का जड़त्व नहीं, विराम का जड़त्व के कारण से होता है। किसके कारण से? विराम का जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, ये दोनों चीज को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। दरी को छड़ी से पीटने से धूल कणों का गिरना, पहले तो रेस्ट में होगा, जब उसको पीटा जाएगा तो धूल कण वहां से निकल जाएगा। पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना, एक गिलास के ऊपर पेपर रखा है उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाए तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखिएगा, ये सब एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। न्यूटन की गति के नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ठीक, न्यूटन की गति के नियम से हमें क्या मिलती है? बल की परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन का दूसरा नियम चलते हैं। इस नियम के अनुसार से एक वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। जैसे एक बॉडी है हमारे पास, एक बॉडी इस पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये u वेलोसिटी से चल रहा है, u वेग से चल रहा है। ठीक, इस पे हमने फोर्स लगाया, ठीक है, कुछ धक्का दे दिए हम लोग, इधर से फोर्स लगा के इसको धक्का दे दिए। अब इसका गति जो है सो बढ़ जाएगा, वेग बढ़ के v हो गया। ठीक, तो संवेग होता क्या है? संवेग बराबर क्या होता है? मास इंटू वेग, है ना, द्रव्यमान इंटू वेग, इसको हम मान लेते हैं v डैश है। ठीक, तो क्या बोलता है गति के दूसरे नियम के अनुसार से कि आरोपित बल, जो हमने बल लगाया, संवेग के परिवर्तन के दर के बराबर होगा। ठीक है, तो संवेग हमारा फाइनल संवेग कितना हो जाएगा? जो फाइनल संवेग होगा सो कितना होगा? मास यहाँ का m है और वेग कितना है v है, तो ये तो हमारा फाइनल संवेग हो गया। फाइनल संवेग कितना हो जाएगा? उसको pv मानते हैं, फाइनल संवेग हो जाएगा mv, और इनिशियल संवेग कितना हो जाएगा? मास गुने द्रव्यमान mu। तो इसके परिवर्तन, ठीक है, इसके परिवर्तन कितना हो जाएगा? तो फाइनल mv माइनस mu इतना हो गया, डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो यही हो गया संवेग में परिवर्तन की दर। अच्छा, इसमें मास जो होगा सो कांस्टेंट होगा, मास चेंज नहीं होगा, है ना, जितना द्रव्यमान की वस्तु है उतना ही द्रव्यमान, m पहले भी था m बाद में भी है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अच्छा, v माइनस यू क्या होता है? v माइनस यानी कि संवेग में परिवर्तन, ये क्या है? सॉरी, वेग में परिवर्तन, ये क्या है? वेग में परिवर्तन है। तो वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है, यानी कि v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक, ये तो त्वरण आ जाएगा। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए हो गया यहाँ तक। ठीक है, और f इज इक्वल टू के एम ए हो गया। जब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक आएगा कांस्टेंट k, जिसे हम लोग नियतांक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। और k का वैल्यू 1 लेने पे, k की जगह 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? f इज इक्वल टू एम ए, f इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब इसका अगर पूछेगा कि SI f का यानी कि बल का SI मात्रा क्या होगा, तो kg मीटर सेकंड पर पावर माइनस 2। कैसे? मास का क्या हो जाता है? kg, और एक्सलेशन का क्या हो जाता है? मीटर सेकंड पर पावर माइनस 2। ठीक, और इसी को बोला जाएगा क्या? न्यूटन। ठीक, तो SI मात्रक हो जाएगा kg मीटर सेकंड पर पावर माइनस 2, इसी को न्यूटन बोलेंगे हम लोग। अच्छा, फोर्स का CGS यूनिट क्या होता है? तो मास आ जाएगा किस में? ग्राम में, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर सेकंड पर पावर माइनस 2, इसी को डाइन बोला जाता है। अच्छा, एक और फार्मूला यहाँ आ जाएगा, 1 न्यूटन बराबर 10 टू पावर 5 डाइन। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
बल एक कैसा राशि है? सदिश राशि है। इसमें दिशा का होना जरूरी है। अगर हम किसी चीज़ पे बल लगा रहे हैं तो एक दिशा में लगाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में लगाया जाएगा। तो एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है। वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल वस्तु के वजन के समान होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कोई वस्तु रखा हुआ है और उसको अगर उठाना है हमको, तो कम से कम उसके वजन के बराबर हमको लगाना पड़ेगा बल ऊपर उठाने के लिए, mg के बराबर। बल वह भौतिक राशि है जो कि एक समान स्थिति में बदल देती है। क्या है? बल वह एक भौतिक राशि है जो कि एक समान स्थिति को बदल देती है। ठीक है, उसको चेंज कर सकती है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन ना होना दृढ़ता कहलाता है। कितना दृढ़ है भाई? इस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे एक हथौड़ा से किसी चीज़ को पीट रहे हैं, अगर वो पीटने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे वो दृढ़ है, काफ़ी दृढ़ है, वो रिजिड है। ठीक। तो अगर हम नहीं लगाते, उस पर अगर हम बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस क्या कहलाएगा? वो दृढ़ता कहलाएगा। जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। ठीक है, जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। जैसे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सलेशन। ठीक है, और बोला कि जब तक बल नहीं लगेगा, बल का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो मास इंटू एक्सलेशंस। तो मास तो इधर आके 0/m, ये जीरो ही हो जाएगा। तो एक्सलेशंस आ जाएगा कितना? एक्सलेशंस आ जाएगा जीरो। एक्सलेशन जीरो होने का मतलब क्या है कि एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को एक्सलेशंस कहते हैं। और एक्सलेशंस अगर जीरो हो गया तो ये सब जीरो हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू आ जाएगा। बात समझे कि अगर बल नहीं लग रहा था उसके आकार में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो एक समान रहेगी। हमारा ये आ जाता है कि जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। नेक्स्ट यह कि अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगाएंगे, उसके बावजूद भी इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट है जब बल की दिशा में लगता है, जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री, और जब बल समान दिशा में लगता है दोनों के बीच में 0 डिग्री। बात समझिए, एक वस्तु है, इसमें एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में 180 डिग्री। और अगर सेम डायरेक्शंस में लगता है, एक बल इधर लग रहा है F1 और एक और लग रहा है इधर ही F2, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, जब बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। विस्थापन इधर हो रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है। ठीक है, इस इधर की तरफ विस्थापन हो रहा है और बल लगा रहे हैं हम इधर की तरफ, तो यहाँ जो आता है उसको हम लोग नेगेटिव बल कहते हैं। ठीक है, नकारात्मक बल कहलाता है। टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगती है। क्यों? बताइए क्यों लगती है? इसलिए अधिक चोट लगती है क्योंकि जो क्रिकेट का बॉल होता है उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है ना। क्योंकि F इज इक्वल टू क्या आ गया? ma। अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो बल ज़्यादा लगेगा, है ना। यहाँ से आ गया। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। अच्छा, फर्श पे क्या होता है बताइए तो? गद्दा कुछ ऐसे रहेगा, गद्देदार। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय टाइम। ठीक। अच्छा, ऊपर m और v हो जाएगा संवेग, तो ये संवेग का परिवर्तन है डिवाइड बाय टाइम। टाइम अगर ज़्यादा लगेगा, अगर टाइम अगर ज़्यादा लगे किसी भी चीज़ में, तो गद्दे में क्या है? अगर फर्श का हम बात करें तो डायरेक्ट कोई आदमी अगर ऊपर से कूदेगा तो सीधा फर्श पे आएगा। ठीक, सीधा कहाँ आएगा? फर्श पे। तो फर्श भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो न्यूटन के तीसरे नियम से अगर फर्श भी इस आदमी पे फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, तो इस आदमी को चोट लगेगा ज़्यादा। ठीक। अब होता क्या है, अगर गद्देदार चीज़ों पे कोई उछलता है ऊपर से तो क्या होता है? ये धीरे 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 कंप्रेस होगा, तो इसमें तो टाइम लगेगा ना नीचे जाने में। गद्दा पे अगर उछलेगा तो धीरे 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 उसके ज़मीन के कांटेक्ट में आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। यानी कि यहाँ टाइम हमारा जो है सो ज़्यादा लेता है। ठीक है, धरती से कांटेक्ट में जाने में टाइम ज़्यादा लेता है, टाइम बढ़ जाता है। और अगर टाइम बढ़ जाएगा तो बल क्या होगा? कम हो जाएगा, तो कम चोट लगेगा। बड़े कील को अधिक गहराई से धंसाने के लिए अधिक चोट किया जाता है। तो ये सब अब ऑप्शन जो है, ये सब जो एग्जांपल दिया है अब इसको ध्यान में रखें। कराटे खिलाड़ी की तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। ठीक है, जोर से चोट मारता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। ओके। अच्छा, अब न्यूटन का तीसरा नियम को थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार से कहता क्या है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। जैसे एक वस्तु है हमारे पास, इस पर हमने फोर्स लगाया। ठीक, हमने फोर्स लगाया, या तो एक वस्तु है, एक और है, दो वस्तु है। इसने इस पर फोर्स लगाया F1, तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा कितना? F2 के बराबर। दोनों फोर्स जो होगा F1 और F2 बराबर होगा, लेकिन दिशा अपोजिट होगा दोनों का।
ठीक है, ये वेक्टर का साइन होता है ऊपर। दोनों फोर्स जो होगा सो परिमाण में तो इक्वल होगा लेकिन दिशा अपोजिट होगा। अगर ये इस पे इधर मान रहा है तो ये इधर मारेगा। ठीक है, प्रत्येक चीज़ को अगर हम दीवार को धक्का दे रहे हैं तो दीवार भी हमको धक्का देगा। दोनों का बल जो लगेगा वो बराबर होगा लेकिन दिशा अपोजिट होगा दोनों का। ठीक है, तो कहता क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, अच्छा इसका कुछ एग्जाम्पल है। न्यूटन के तीसरे नियम से दो बात स्पष्ट होती है कि बल हमेशा अकेले नहीं लगेगा, बल हमेशा जोड़े में होगा। क्या इसे निष्कर्ष क्या निकलेगा? न्यूटन के तीसरे नियम से निष्कर्ष क्या निकलता है कि बल हमेशा जोड़े में होगा, जोड़े में होगा। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे लगाएगा तो दूसरा बॉडी भी होता है या होगा। ठीक है, अगर एक बॉडी फोर्स लगाएगा तो दूसरा बॉडी, अगर ये पहला वाला फर्स्ट वाला फोर्स लगाता है दूसरे पे तो दूसरा वाला भी पहले पे लगाएगा। ठीक है, यह कभी भी अकेला नहीं होता है, बल हमेशा जोड़े में होता है, कभी भी अकेला नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। एक को अगर हम क्रिया बोलते हैं कि F1 हमारा क्रिया है तो F2 क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। इसके कुछ एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, उसको देखते हैं। क्या है कि बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण, ठीक है, चोट का लगना, यानी कि बंदूक से गोली जब आगे की तरफ निकल रहा है तो बंदूक पीछे की तरफ धक्का देगा। कैसे? न्यूटन के तीसरे नियम से। ठीक है, जमीन पर चलते समय जमीन को चोट करना, अगर हम जमीन को पीछे की तरफ धक्का देंगे तो जमीन हमको आगे की तरफ धकेलेगा और उसके बाद हम लोग चलने लगते हैं। पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना, पानी में जब तैरते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? पानी को चोट करते हैं, पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो पानी हमको किधर फेंकता है? आगे की तरफ। नाव से कूदने पर नाव के पीछे की ओर हटना। ठीक है, नाव से जब कूदते हैं तो जैसे हम लोग बल लगाते हैं नाव पे कूदने के लिए पीछे की तरफ, तो नाव भी हम पे फोर्स लगाता है और हम लोग आगे निकल जाते हैं और नाव पीछे चल जाता है। और रॉकेट का उड़ना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब जो है सो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। ओके, तो अब इस चीज़ को एक बार पढ़ लें और इसके बाद क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इसके बाद 9वां पार्ट हो जाएगा, 10वां पार्ट हो जाएगा, सॉरी।